हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए घुंघरू की आवाज कहानी का अगला पार्ट लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं, तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे सुन लें, वरना आगे की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगले ही दिन देवेन वापस छाया के घर पर था। उमा देवी उसे वहां देखकर चौंक गई। क्या हुआ बेटा, कोई जरूरी काम है? तुम तो वीकली चेकअप के लिए आते हो ना, फिर इतनी जल्दी कैसे? जी, दरअसल मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलिए, ये है प्रोफेसर गार्गी, मेरे फ्रेंड हैं। बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट और पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी हैं। मैंने जब इनसे छाया की हालत डिस्कस की तो इन्होंने मुझे उससे मिलवाने की रिक्वेस्ट की, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। लेकिन बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने आपसे पहले भी कहा था यह बात किसी को। उमा देवी ने परेशान होते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, मैं यहाँ बस अपना काम करने ही आया। यहाँ की कोई भी बात बाहर नहीं जाएगी। अगर आपकी बेटी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी का साया है तो मैं उसका पता ठीक ठीक लगा पाऊंगा, साथ ही उसे साइकोलॉजिकली ट्रीट भी करूंगा, गार्गी ने कहा। लेकिन मैं ऐसे कैसे अपनी बच्ची को एक आदमी के साथ? उमा देवी ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे आंटी, डोंट वरी, प्रोफेसर गार्गी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप इन पर भरोसा कर सकती है। और फिर आपने जो नर्स रखी है, क्या नाम बताया था आपने उसका? आशा। हाँ, वही मिस आशा। वो भी तो हर वक्त छाया के साथ रहेंगी ही। फिर आप लोग भी तो घर में ही हैं, फिर किस बात की फिक्र? उमा देवी ने अनमने मन से कहा। ठीक है बेटा, मेरी बच्ची ठीक हो जाए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। कहते हुए वे अपनी भीगी आंखें पोंछने लगी। मैं अब चलता हूँ प्रोफेसर, आप अब अपना काम कर सकते हैं। मुस्कुराते हुए देवेन ने गार्गी से हाथ मिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गार्गी ने उमा देवी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा, आप मुझे छाया का कमरा दिखा दीजिए। जी, इस तरफ आइए। गार्गी उमा देवी के पीछे पीछे चलने लगा। चलते वक्त वह बड़ी बारीकी से घर की एक एक चीज को देखता जा रहा था। गलियारे से गुजरते वक्त एक बंद दरवाजे की दरारों में से झांकती दो जोड़ी आंखों पे उसकी नजर जाकर ठहर गई। वो एक पल को ठिठका, लेकिन उसे अपनी ही तरफ देखता पाकर वो परछाई फुर्ती से वहां से ओझल हो गई। माँ जी, ये कमरा किसका है? मुझे अभी लगा कि वहां कोई है। उसने उस दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अरे बेटा, वो तो स्टोर रूम है, शायद कोई बिल्ली घुस गई होगी। गार्गी मन ही मन मुस्कुराया। बिल्लियां कब से 6 फुट की होने लगी। ये रहा छाया का कमरा, उमा देवी अंदर जाती हुई बोली। आशा बेटा, इनसे मिलिए, ये है प्रोफेसर गार्गी। आज से ये भी आपके साथ कुछ दिनों के लिए आशा की देखभाल करेंगे। आशा ने ऊपर से नीचे तक गार्गी के ऊपर नजर मारी। बेतरतीब ढंग से बिखरे काले सफेद बाल, हल्की सफेदी लिए बढ़ी हुई दाढ़ी, जहां उम्र से पहले आए बुढ़ापे का एहसास दिला रही थी, वहीं ऊंचा लंबा कद और हट्टा कट्टा शरीर उसे जैसे बूढ़ा होने से रोक रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हौले से मुस्कुरा कर बोला, आपको देखकर अब मुझे आशा बन गई है, छाया जी जरूर ठीक हो जाएंगी। आशा ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया और काम में लग गई। छाया जाग चुकी थी। उसे रेडी करने के साथ ही ब्रेकफास्ट कराने से लेकर दवाइयां देने तक सारे काम आशा करती रही। गार्गी बिल्कुल एक दोस्त की तरह छाया से मिला। उसने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि इधर उधर की बातें कर उसके मूड को हल्का करने की कोशिश करता रहा। मौका देखकर उसने कमरे में सबकी नजरों से छिपाकर कई तरह के उपकरण लगा दिए, ताकि वो रात को आने वाली प्रेतनी की सच्चाई जान सके। आज उसने छाया को नींद का इंजेक्शन लगाने से आशा को मना कर दिया। धीरे धीरे रात घिराई। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आशा वहीं छाया के कमरे में कुर्सी पर बैठी ऊँघ रही थी। कमरे के दूसरे छोर पर गार्गी मुस्तैदी से बैठा हुआ था। उसे उन घुंघरुओं की आवाज और प्रेतनी का बेसब्री से इंतजार था। धीरे धीरे रात के 11 बज आए, मगर अब तक एक कुत्ता भी नहीं भौंका था। थोड़ी देर बाद
आशा बोली, प्रोफेसर आप चाहे तो जाकर आराम कर ले, छाया मैडम के साथ मैं हूँ। गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं आशा जी, मुझे रातों को नींद जरा कम ही आती है, आप चाहें तो बेशक आराम कर सकती हैं। जैसी आपकी मर्जी, कहती हुई वापस कुर्सी पर ही बैठे बैठे आशा झपकी लेने लगी। वातावरण में गजब का सन्नाटा पसर गया था। धीरे धीरे रात के 12 बज गए। गार्गी को उम्मीद थी कि शायद अब कुछ हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखते ही देखते 2 बज गए। गार्गी कमरे में इधर उधर टहलने लगा। एक बार को उसका मन हुआ बाहर गलियारे का भी मुआयना कर ले, और खासकर उस स्टोर रूम का जहां उसने वो परछाई देखी थी। लेकिन रात को छाया को 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ना उसे सही नहीं लग रहा था, सो उसने यह ख्याल छोड़ दिया। पूरी रात आंखों आंखों में ही कट गई, मगर कुछ नहीं हुआ। सुबह हो गई। छाया की नींद खुली। वह आज बहुत खुश थी। आज तो कमाल हो गया, इतने दिनों के बाद आज ये पहली रात है जब न तो कोई घुंघरू की आवाज आई और ना ही कोई अनहोनी हुई। ताज्जुब है, उस प्रेतनी ने इतने डैशिंग बंदे के सामने आने से इनकार कर दिया। छाया यह सुनते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने दिनों बाद इस घर में उसकी हंसी गूंजी थी। उमा देवी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। छाया ने गार्गी का हाथ पकड़ लिया और बड़े ही भावुक स्वर में बोली, थैंक यू। गार्गी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, मैं शाम को फिर आऊंगा, जरा एक नींद पूरी कर लूं, वरना रात को प्रेतनी को क्या मुंह दिखाऊंगा। छाया फिर से हंस पड़ी। अब तो यह रोज की बात हो गई। छाया रोज रात को बिना किसी नींद की दवाई के आराम से सोती और गार्गी रात भर जागकर कुछ अनहोनी होने की उम्मीद करता रहता, मगर उसे रोज ही निराशा हाथ लगती। आखिर मेरे आते ही यह प्रेतनी कौन से कब्रिस्तान में जा लुकी? सामने क्यों नहीं आ रही है ये? शायद यह प्रेतनी छाया के अलावा और किसी को दिखना ही नहीं चाहती प्रोफेसर साहब, तभी तो आज तक छाया के अलावा और कोई उसे देख नहीं पाया। मगर एक बात समझ नहीं आ रही, अब जब छाया के साथ सब सही है, मेंटली भी वो डिस्टर्ब नहीं है, तो फिर उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती क्यों जा रही है? कहीं नर्स की दवाइयों में तो कोई दिक्कत नहीं है? गार्गी ने पूछा। पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन गार्गी छाया के साथ हमेशा की तरह हंसी मजाक कर रहा था। छाया बेहद कमजोर हो चुकी थी, सो बिस्तर पर आधी लेटी हुई अवस्था में बैठी उससे बातें कर रही थी। कहने को तो गार्गी छाया से बातें कर रहा था, मगर उसका पूरा ध्यान आशा पर लगा हुआ था। वह आशा को इंजेक्शन लगाने की तैयारी कर रही थी। तभी गार्गी को वो दिखा जिसका वो इंतजार कर रहा था। आशा ने चुपके से इंजेक्शन की शीशी अपने ड्रेस की पॉकेट में डाली और उसकी जगह दूसरी शीशी से दवाई इंजेक्शन में भरकर वह इंजेक्शन छाया को लगा दिया। और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, गार्गी जानबूझकर उससे टकराया और अपने हाथ में पकड़ा सारा सूप उनके कपड़ों पर गिरा दिया। इडियट, देखकर नहीं चल सकते क्या? पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे। आशा झिंझलाई। आई एम सो सॉरी, गलती से ऐसा हुआ है। आशा गुनगुनाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ से इंजेक्शन वहीं गिर गया। गार्गी का काम हो चुका था। उसने वो इंजेक्शन उठाकर उसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया। रिपोर्ट्स देखकर देवेन और गार्गी दोनों के होश उड़ गए। करीब 1 हफ्ते तक दोनों न जाने क्या क्या सबूत इकट्ठा करते रहे। 1 हफ्ते बाद देवेन हमेशा की तरह छाया के चेकअप के लिए आया हुआ था। उसने उमा देवी, विनोद और आशा को भी कमरे में बुला लिया था। गार्गी वहां पर पहले से मौजूद था। छाया काफी कमजोर लग रही थी, सो वह लेटी रही। छाया, आज मैं तुम्हारे सामने एक राज का पर्दाफाश करने वाला हूँ, सो दिल थाम के रहना। छाया चौंकी। कैसा राज देवेन? साफ साफ बताओ। देवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारी सारी बीमारी खत्म हो गई समझो। हमने तुम्हारी बीमारी को जड़ से पकड़ लिया है। साफ साफ कहो देवेन, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। छाया ने कुछ परेशान होते हुए कहा। उधर देवेन की बातें सुनकर उमा देवी और विनोद कुछ अनमने से लग रहे थे। बस जरा सा इंतजार, ये कहते हुए देवेन उठा और धीरे धीरे चलते हुए छाया के पास पहुंचा। छाया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करना चाहता है। तभी देवेन एक झटके से मुड़ा और छाया के पास बैठी आशा जी के चेहरे से उसका मास्क और सर से बालों की विग को खींचकर निकाल दिया। ऐसा करते ही आशा का असली चेहरा सामने आ गया। छाया हैरान रह गई। माया, तुम जिंदा हो?
तो तुम इस तरह नर्स बनकर इतने दिन से मेरे साथ क्यों रह रही थी? मेरे सामने क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है उस रात मैंने जो कुछ देखा उससे मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा मैंने अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दिया है। यह कहकर छाया माया को गले से लगाकर रोने लगी, लेकिन माया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उधर विनोद और उमा देवी का चेहरा भी पीला पड़ गया था। गार्गी ने आगे आते हुए कहा, माया जी, अब आप पूरी बात बताएंगी या मैं बताऊं? माया सकपकाते हुए बोली, कौन सी बात? मैंने क्या गुनाह किया है? अपनी बीमार बहन का ख्याल रखना कोई जुर्म है क्या? जी नहीं, मगर नकली नर्स बनकर अपनी बीमार बहन की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ कर उसे दवा की जगह जहर देना बिल्कुल अपराध है, जिसके लिए आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है। पोल खुलती देख विनोद ने रिवॉल्वर निकालकर देवेन और गार्गी के ऊपर तान दी और चिल्लाया, ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो, वरना यहीं पर दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। तभी गोली चलने की आवाज आई, साथ ही एक जोर की चीख भी वहां गूंजी। विनोद के हाथ से रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरी। उसके हाथ में गोली लगी थी। पल भर में 4 पुलिसकर्मी अंदर दाखिल हुए और उमा देवी, विनोद और माया को गन पॉइंट पर लेते हुए उनके हाथ में हथकड़ियां डाल दी। गार्गी को अपने सामने देखते ही उन्होंने उसे सैल्यूट किया। छाया यह सब देखकर बिल्कुल सख्ते में आ गई थी। वह जोर से चिल्लाई, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? तुम लोगों ने मेरे परिवार को क्यों अरेस्ट किया है? आखिर उन्होंने किया क्या है? छाया, मीट माय फ्रेंड इंस्पेक्टर विजय, देवेन ने कहा। तब तक गार्गी अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूछे और सिर से विग निकाल चुका था। गार्गी और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर विजय ही था। मिस छाया, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि जिस परिवार पर आप इतना भरोसा करती हैं और जिन लोगों से आप इतना प्यार करती हैं, वही परिवार आपको जान से मार देना चाहता है। इसके लिए काफी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी इन्होंने। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर हमें इनकी असलियत मालूम चल गई और इन सब की प्लानिंग करने वाली है आपकी माँ उमा देवी। क्या बकवास किए जा रहे हो इंस्पेक्टर? मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी? अब अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कुछ भी और बुरा कहा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, माया, विनोद, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलिए उमा देवी जी। वैसे हम तो सब कुछ जान ही चुके हैं, लेकिन बेहतर होगा अगर आप अपने मुंह से सारी बात बताकर छाया जी का वहम दूर कर दें। उमा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह धम्म से सोफे पर बैठ गई और बताना शुरू किया। देवकीलाल जी के साथ मेरी दूसरी शादी हुई थी। उनकी पहली शादी के मात्र 2 साल बाद ही उनकी पत्नी चल बसी थी। तब छाया मात्र 6 महीने की थी। छाया की देखभाल के लिए देवकीलाल जी ने उमा देवी से दूसरी शादी की। शादी के बाद मेरे अपने बच्चे विनोद और माया का जन्म हुआ। छाया मेरी अपनी बेटी नहीं है, हालांकि यह बात उसे मालूम नहीं थी। उसने जब से होश संभाला मुझे ही अपनी माँ के रूप में देखा। देवकीलाल छाया से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इतना कि कभी कभी उन्हें माया और विनोद का बिल्कुल ख्याल नहीं रहता था। 1 साल पहले उनके निधन के बाद जब वकील ने उनकी वसीयत खोली तो पता चला कि देवकीलाल जी ने अपनी जायदाद का 50% हिस्सा छाया के नाम पर कर दिया था। माया और विनोद के हिस्से केवल 20-20% हिस्से छोड़े थे और बाकी का 10% ट्रस्ट के नाम कर दिया था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पूरी जिंदगी उनका और उनकी बेटी का ख्याल मैंने रखा और उन्होंने मेरे बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी की। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वसीयत में यह भी लिखा था कि अगर छाया की मौत प्राकृतिक तरीके से और शादी से पहले होती है तो उसके हिस्से को भी विनोद और माया में आधा आधा बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर छाया किसी हादसे का शिकार होती है या उसकी हत्या होती है तो सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम हो जाएगी। तभी मैंने छाया को बीमार बनाकर प्राकृतिक तरीके से मारने की ठानी। माया को उस दिन जानबूझकर मैंने बर्थडे पार्टी से ले जाने को कहा था। रास्ते में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर के साथ विनोद पहले से तैयार बैठा था। उसने टायर पर निशाना लगाकर उसे ठीक कब्रिस्तान के सामने पंक्चर कर दिया और प्लान के मुताबिक माया ने उसे कब्रिस्तान के अंदर से होकर जाने को राजी कर लिया। वहां बैठी हुई चुड़ैल और कोई नहीं, खुद मैं ही थी। कार की स्टेपनी विनोद ने चेंज की थी। चूंकि कब्रिस्तान से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर हमारा घर है, इसलिए मैं इन दोनों से पहले घर आ गई और नॉर्मल होकर यहाँ बैठ गई। घुंघरुओं की आवाज रिकॉर्डेड थी, जिसे हर रात घर में बजा दिया जाता था। कटा हुआ हाथ या जानवरों के सिर जो भी छाया को दिखता था वो सब प्लास्टिक के होते थे और छाया के सो जाने के बाद उन्हें लेकर रूम में रख दिया जाता था। फिर जब वो जाग कर ये सब देखती तो सदमे में आ जाती थी। उसे सुबह होने से पहले
बिल्कुल ऐसे साफ कर दिया जाता था जिससे ऐसा लगता था मानो कल रात वहां कुछ हुआ ही ना हो। माया का गला दबाने का नाटक मैंने ही कब्रिस्तान वाली प्रेतनी बनकर किया था। उसके अगले दिन ही हमने माया को अपने मायके भेज दिया। छाया के मन में यह बात बिठाना जरूरी था कि कब्रिस्तान की प्रेतनी ने उसे मार डाला है, इसलिए उसका यहाँ से गायब हो जाना जरूरी था। बाद में वह नर्स बनकर यहाँ आई और छाया को दवाई की जगह धीमा जहर देना शुरू कर दिया। इतना कहकर उमा देवी ने अपनी बात खत्म की। छाया को यह सब सुनकर भयंकर सदमा लगा था। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वह उमा देवी की सौतेली बेटी है और जिस परिवार को वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, उसने उसे मारने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी। उमा देवी और माया रोते हुए उसके सामने माफी मांगने लगे, मगर छाया को तो जैसे न कुछ सुनाई दे रहा था और न ही कुछ दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल पत्थर बनी बैठी रही। तभी कमरे में इंस्पेक्टर विजय की कड़क आवाज गूंजी, ले चलो तीनों को, बाकी का रोना धोना हवालात में करते रहना। छाया को देवेन ने शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसकी हालत में तेजी से सुधार होने लगा। 2 महीने के अंदर वो बिल्कुल अच्छी हो गई। उमा देवी, विनोद और माया को साजिश रचने और हत्या के प्रयास के जुर्म में 6 साल की जेल हुई। छाया ठीक तो हो गई। उसके पास अथाह संपत्ति थी, दुनिया भर की सुख सुविधाएं थी, कुछ नहीं था तो उसका अपना परिवार। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सकें।